Now come to the second part of third chapter, Discovering Tut. The saga continues. Part 2 में archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान जो है वो अब इतना बदल चुका है सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इन जो बीच के डिकेड शताब्दियों में इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन अब आ चुका है। पहले इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि क्या ख़जाने हमें मिल रहे हैं खुदाई से, लेकिन अब इन ख़जानों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जीवन से रिलेटेड जितने भी विवरण मिल सकते हैं जो कि चौंका देने वाले हों, फैसिनेटिंग डिटेल्स एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, मृत्यु से संबंधित जितने भी रहस्य होते हैं उनके बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। इसके साथ साथ पुरातत्व विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा जटिल टूल्स का प्रयोग किया जाने लगा जिससे कि चीज़ें ख़राब नहीं हों जो खुदाई से निकाली जाती हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी इसमें प्रयोग किया जाने लगा। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स, 1968 में 40 साल से भी ज़्यादा जब समय हो चुका था उसके बाद, कार्टर्स डिस्कवरी के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट। उसके बाद में एक शरीर रचना के जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक्सरे किया ममी था और उसके बाद में उन्होंने एक बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट जो है रिवील किया, पता लगाया। बीनीथ द रेसिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने ये पता लगाया कि जिस चीज़ से वो चिपके हुए थे रेसिन, उसके नीचे जिसने उसकी चेस्ट को जोड़ा हुआ था, उसकी ब्रेस्ट बोन जो थी और उसकी आगे की जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स जो होती हैं, वो मिसिंग है मम्मी में से। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography or CT by which hundreds of X-rays in a cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि किसी भी बीमारी के पीछे जैसे कोई कारण पता लगाए जाते हैं, इसे डायग्नोस करने के लिए इसके बारे में कैन बी डन किया जाता है कि विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी की मदद से या सिटी स्कैन की मदद से, सीटी जिसे कहा जाता है, बाई विच इसमें एक्सरे जो होते हैं उसमें हंड्रेड्स एक्सरे जो हैं और उसके साथ साथ हम करके क्रॉस सेक्शंस करके उन सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा मिलाकर एक 3 डायमेंशनल विजुअल बॉडी भी हम बना सकते हैं। वट मोर वुड ए सिटी स्कैन रिवील ऑफ टट। इससे ज़्यादा सिटी स्कैन टच के बारे में और क्या बता सकता था देन द एक्सरे। एक्सरे की अपेक्षा सिटी स्कैन से और क्या पता लग सकता था। एंड कुड इट आंसर टू और, या फिर ये दो बड़े क्वेश्चंस जो अराइज हो रहे थे इस चीज़ से, क्या वे उसका आंसर दे सकते थे। स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो आज भी उसके बारे में लटके हुए हैं, वो क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं। हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपनी मृत्यु के समय वह कितनी उम्र का था। किंग टट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। किंग टट का जो डिमाइस था यानी उसका जो खो देना था वो एक बहुत बड़ी घटना था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, शाही स्तर के अकॉर्डिंग भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपने परिवार की जो एक रेखा या जो चीज़ें चली आ रही थी उसमें वह अपने वंशज में जो था वो लास्ट वंशज था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उसका जो दाह संस्कार, फ्यूनरल, जो भी वो मरा था तो उसकी जो मृत्यु थी वो एक तरीके से एक पूरे के पूरे साम्राज्य का पतन था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। परंतु उसके मरने, पासिंग अवे, उसके मरने के बारे में जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, जितनी भी बातें हैं वो सारी, और उसकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में वो सारी की सारी चीज़ें आज भी अनक्लियर हैं, बिल्कुल अस्पष्ट हैं। अब थोड़ी सी स्टोरी जो है वो उसके पुराने वंशजों, पुराने जो राजा रहे हैं उनके बारे में। एमेनहॉटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age.
एमेनहॉटेप थर्ड जो रहे हैं वो टट के या तो पिताजी थे या फिर दादाजी थे। वो एक बहुत ही पावरफुल राजा थे जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक राज्य किया था और 18वीं जो सेंचुरी थी हमारी, उसमें डायनेस्टी, उस साम्राज्य का वह एक गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग माना जाता था। हिज सन एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम। उसके बाद में उसके जो बेटे हैं एमेनहॉटेप, उन्होंने उनकी राजगद्दी ली एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ। और उसके साथ साथ एमेनहॉटेप IV के साथ साथ एक बहुत ही अजीब व गरीब युग उस हिस्ट्री में शुरू हो गया, जो एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री में सबसे अजीब युग के रूप में जाना जाता है। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। जो नया राजा बना था उसने प्रमोट किया किसको? एटन नाम का एक गॉड है और उसकी पूजा को उसने प्रमोट किया। द सन डिस्क। एटन उसने किसको कहा? सन डिस्क को कहा, जो सूर्य का एक तरीके की धुरी होती है, उसके लिए उन्होंने डिस्क का प्रयोग किया है। चेंज हिज नेम टू एखेनाटन और सर्वेंट ऑफ द एटन। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया है, उन्होंने अपना नाम बदलकर एखेनाटन कर लिया है। इसमें एटन अपने नाम के पीछे उन्होंने जोड़ लिया, जिसका मतलब निकलता था कि एटन का सर्वेंट। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटन नोन नाउ एज अमरना। इसमें उन्होंने क्या किया? इसके साथ साथ उन्होंने जो धार्मिक राजधानी थी उसको भी बदलकर ओल्ड सिटी थीब्स की जो थी, तो ओल्ड सिटी थीब्स से ले जाकर उसने उसे अखेटन नाम की नई सिटी में ले गए और उसे राजधानी बना दिया और उसे आज अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमून। इसके साथ साथ उन्होंने अपने देश को और भी ज़्यादा शॉक में रख दिया जब उन्होंने आमून नाम के एक गॉड हुआ करते थे उस टाइम में, जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा वर्शिप करते थे, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी जितनी भी मूर्तियां बनी हुई थी, उनके जितने भी मंदिर बने हुए थे, उनको ध्वस्त कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिक टाइम, सेड रॉय जॉनसन। रॉय जॉनसन जो रहे हैं डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, ये शिकागो के रिसर्च सेंटर लग्जर जो है उसके निर्देशक रहे हैं रॉय जॉनसन। इन्होंने अपनी रिसर्च में भी बताया कि ये ज़रूरन एक बहुत ही भयावह समय रहा होगा। द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स की साइट से उन्होंने ये पता लगाया। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। जो परिवार जिसने शताब्दियों तक राज किया था वो अब अपने अंत पर आ रही थी। एंड देन अखेटन वेंट ए लिटिल वैकी। और उसके साथ साथ अखेटन जो राजा था वो भी एक थोड़ा सा सनकी हो गया था। After Akheton's death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and excited with hardly a trace. उसके बाद में अखेटन की मृत्यु के पश्चात में एक बहुत ही रहस्यमयी शासक जिसका नाम स्मेंखरे था, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए वहाँ पर एकदम से उभर आया, अपीयर हुआ। एंड एक्साइटेड विद हार्डली ए ट्रेस। और उसके बारे में तो बहुत ही मुश्किल से कुछ भी पता लगाया जा सकता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं हिस्ट्री में है। And then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut, as he is widely known today. और उसके बाद में तब एक बहुत ही नौजवान तुतनखातेन took the throne, उसने जो है वो सिंहासन को ले लिया, अपने कब्जे में लिया। किंग टट, जैसा कि उसे सब लोग ज़्यादातर जानते हैं इस नाम से। The boy king soon changed his name to तुतनखामून। इस लड़के ने, राजा जो बना था, उसने जल्दी ही अपना नाम बदल दिया। जहाँ पीछे अटेन लगता था वहाँ पर उसने अपना नाम आमून रख लिया है पीछे। अब देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट में 10 यहाँ पर है और इसमें MUN मन, ठीक है, इतना सा फ़र्क है और सब स्पेलिंग सेम है। तो तुतनखामून जो है इन्होंने अपना नाम कर लिया था। इसका मतलब होता था लिविंग इमेज ऑफ आमून। इन्हें याद रखना है, ये क्वेश्चंस आएंगे। लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून की जीवित इमेज। एंड ओवरसॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। और उसके साथ साथ उन्होंने जो पुराने तरीके जो हुआ करते थे उनको फिर से रिस्टोर करना शुरू कर दिया। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, 9 साल तक इन्होंने राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब बिल्कुल पता ही नहीं चला कि वो किस प्रकार से मर गए, वे अनएक्सपेक्टेडली मर गए। Regardless of his fame and speculations about his fate, that is one mummy among many in Egypt.
कि अगर इस चीज़ को छोड़ दिया जाए कि उनकी फेम कितनी थी और उनके बारे में जो भी अटकलें लगाई जाती हैं उनके भाग्य के बारे में, तकदीर के बारे में, उन्हें छोड़ दिया जाए तो टट जो है वो बहुत सारी मम्मियों में से सिर्फ एक मम्मी है जो इजिप्ट में पाई गई। हाउ मैनी, कितनी, नो वन नोस, ये कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जो चलाया गया था, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जो 2003 के आखिर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट था। उसने हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, उसने लगभग 600 मम्मियों का रिकॉर्ड अपना सो फार अब तक बना लिया है, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गिनती जारी है। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. अब अगला फेज क्या था, जो ममीज पाई जाती हैं उनको एक पोर्टेबल सिटी मशीन वहीं पे ही लेकर जाया जा रहा है, जो कि से के वहाँ पर ले गया, और उसको डोनेट किसने किया है, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने किया है। नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस एक सोसाइटी का नाम है, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डोनेट किया हुआ है। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। किंग टट पहली ममी थी जिसे स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, के जिनकी मृत्यु और जिनका जीवन जो था वो अपने कंट्रीमैन के लिए था। एसीटी मशीन स्कैन द ममी हैड टू टो, एसीटी मशीन जिसने स्कैन किया ममी को हैड टू टो यानी उसके सिर से लेकर उसके पैरों की उंगलियों तक, पैरों तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। इसके साथ साथ 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस जो हैं उसकी ली गई। टट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। अब टट का जो सर था उसकी स्कैनिंग की गई है इतना 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में कि उसके अंदर जो जटिल उसका स्ट्रक्चर था उसकी एक एक चीज़ की बिल्कुल तस्वीरें स्कैनिंग की गई। टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, उसके साथ साथ उसकी बड़ी ही मिस्टीरियस डिटेल्स जो है वो पता लगाई गई, और उसने जो भी रिजल्टिंग इमेज उसकी पाई गई विद टट्स एंटायर बॉडी, टट की जो संपूर्ण शरीर था सिमिलरली रिकॉर्ड किया गया है। टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, तो काफ़ी सारे विषयों के जो विशेषज्ञ थे वो आए, जिनमें रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे, फॉरेंसिक्स के थे, एनाटॉमी यानी शरीर रचना, बिगेन टू प्रॉप द सीक्रेट्स, वे भी उसके जो रहस्य हैं उनके बारे में जब अंदाज़ा लगाने लगे तो उन्हें भी ऐसा लगा दैट द विंग्ड गॉडेस इज ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि इतने लंबे समय तक जो उसकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रही है, उसका कारण हो सकता है कि जो परों वाली जो देवियां बनी हुई थी वॉल पेंटिंग्स में, तो उन्होंने उसकी मदद की होगी, उन्होंने उसको इतने लंबे समय तक बचा के रखा था। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, तो जब स्कैनिंग की रात थी कि उसकी बॉडी का स्कैन होना था, उसमें जो वर्कमैन थे, हेल्पर्स थे, उन्होंने टट को लेकर गए उसके मकबरे से निकाल कर एक डब्बे में, उसके बॉक्स में। लाइक पाल बियर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, तो जो एक तरह से बॉडी को उठाने वाले, डेड बॉडी को उठाने वाले लोग होते हैं उन्हें पॉल बियर्स कहते हैं। दे क्लाइम्ड ए रैम्प, वे एक रैंप पर चढ़े और उसके बाद में उन्होंने कुछ सीढ़ियाँ चढ़े इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, जो बहुत ही ज़बरदस्त तूफान धूल का आया हुआ था उसके अंदर। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, उसके बाद में हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है उससे वे ऊपर की ओर चढ़े उस ट्रेलर में जिसमें स्कैनर मशीन रखी हुई थी। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, 20 मिनट के बाद में 2 आदमी वहां पर प्रकट हुए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, उसके बाद में जो एक ऑफिस था पास में उसमें वे आए और वापस हो गए। किसके साथ में? स्प्रिंटेड का मतलब है भाग गए। किसके साथ? विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, एक पेयर, एक जोड़ा सफेद प्लास्टिक के पंखे लेकर आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट, जो $1 million इतना महंगा जो स्कैनर था वो जो था वो रुक गया बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, जो कि कूलर फैन उसका था उसमें धूल जो थी वो अटक गई थी जिसकी वजह से वो रुक गया था। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, तो उसने कहा कि ये जो है ये एक राजा का जो है वो एक अभिशाप है जो जिसकी वजह से ये रुक गया है पंखा। जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, तो उसने जो गार्ड था उसने बिल्कुल घबराते हुए ये मजाक दूसरे वाले गार्ड से किया। ये दिखाया गया है।
म्यूरल इन किंग टट्स टॉम शोइंग किंग टट विथ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। ठीक है, तो ये भगवान दिखाए गए हैं जो आफ्टर लाइफ के गॉड हैं, उससे टट जो है वो मिल रहे हैं। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। फिर ये बहुत ही अच्छा बात थी कि इसके बाद में जो एक विकल्प के रूप में जो फैन था, स्पेयर फैन था, उसने अच्छी तरीके से काम कर लिया और उसकी वजह से काम जो है वो सही से पूरा हो गया। आफ्टर चेकिंग डेट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट। इसे चेक करने के बाद में ये पता लगा लिया गया कि कोई भी डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, खोया नहीं है। द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन। फिर टेक्नीशियंस ने टट को फिर से हेल्पर्स को सौंप दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, जो टट को दोबारा से उसके मकबरे में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, के 3 घंटों से भी कम समय के लिए वह अपने कॉफिन से बाहर लाया गया। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस। राजा फिर से अपनी उस शांति वाली जगह में रेस्ट करने के लिए चला गया। फेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर जो फ्यूनररी प्रीस्ट होते हैं, जब दाह संस्कार मृत्यु के पश्चात हो जाता है, वो जो प्रीस्ट हैं उन्होंने इतने लंबे समय तक उसको वहाँ रखा था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. अब टेक्नीशियंस जो थे उन्होंने बड़ी ही आश्चर्य पैदा करने वाली जो इमेजेस हैं टट की, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर लगानी शुरू कर दी। ए ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। ग्रे कलर का जो उसका हैड था उसने शेप ले ली बहुत सारे पिक्सल्स, बिखरे हुए पिक्सल्स की। एंड द टेक्नीशियंस स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। उसके बाद में टेक्नीशियंस ने उसे घुमाया, टिल्ट किया, थोड़ा झुकाया हर डायरेक्शन में। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। उसके जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी थी वो ऐसे साफ प्रतीत हो रही थी जैसे कि एक शरीर रचना की क्लास में दिखाई जाती है। अदर इमेजेस रिवील्ड इन ए हैंड। दूसरी इमेजेस जो दिखाई गई वो उसके हाथ की। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। इसके बाद में जो उसका पसलियों का जो पिंजरा होता है हमारे शरीर में, उसके बहुत सारे व्यूज दिखाए गए। एंड ए ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और उसके साथ साथ में जो उसका पूरा का पूरा स्कल था उसके पूरे के पूरे पार्ट्स दिखाए गए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। अब जो था, जितना प्रेशर दबाव महसूस हो रहा था वो ख़त्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर में फिर बैठते हुए, ज़ाही हवास स्माइल्ड। ज़ाही हवास मुस्कुराए। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। उनके चेहरे से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था, बिल्कुल रिलीव, उन्हें प्रतीत बिल्कुल आराम मिल रहा था कि ऐसा कुछ भी सीरियसली रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात पूरी रात नहीं सोया एक भी सेकंड के लिए। ही सैड, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ आई विल गो एंड स्लीप, पर अब जो है मैं सोचता हूँ कि मैं चला जाऊँ और सो जाऊँ। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. जिस समय तक हमने ट्रेलर को छोड़ा और हम उतर कर आए मेटल की स्टेयर्स को, सीढ़ियों को, सैंडी ग्राउंड पर जो धूल भरा मैदान था उस पर, तो हवा जो बहुत तेज चल रही थी उस टाइम पर वो रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। जो ठंडी हवा थी, बिल्कुल बर्फीली हवा थी, वो ठंडी हो रही थी और भी ज़्यादा लाइक डेथ, मृत्यु की भांति ठंडी थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, के इस प्रकार की जो वैली थी जिसमें मरे हुए लोगों को दफनाया गया था। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। अब जस्ट अबव द एंट्रेंस, टट के टॉम्ब के जो एंट्रेंस है बिल्कुल उसके ऊपर ओरियन जैसे खड़ा था। द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियंस, जिसे कि प्राचीन इजिप्टियंस ये जानते थे, वो ये जानते थे कि ओसिरिस एक आत्माओं का भगवान होता है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, एक ऐसा भगवान जो कि मृत्यु के बाद वाला भगवान होता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, कि वह जो है ऊपर से बॉय किंग यानी टट को ऊपर से देख रहा था। दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप you like it. Thank you.